इस वीडियो में हम वाटिका कक्षा 5 के पाठ 2 पंच परमेश्वर इस पाठ का संपूर्ण हल देखेंगे। सबसे पहले तो हम इस पाठ के जो शब्दार्थ हैं उन्हें देखते हैं। सबसे पहला शब्द है यहाँ पर स्वादिष्ट। स्वादिष्ट का मतलब होता है जायकेदार। गृहस्वामिनी, गृहस्वामिनी का मतलब होता है घर की मालकिन। दैव योग, इसका मतलब है ईश्वर की इच्छा। परिश्रम मतलब मेहनत। धृष्टता, इसका मतलब है ढिठाई। कबूल मतलब स्वीकार। जिरह मतलब बहस। सर्वोच्च का मतलब होता है सबसे ऊंचा। सर्वोच्च का मतलब क्या है? सबसे ऊंचा। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न है हमारा बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, जायदाद की रजिस्ट्री होते ही जुम्मन का व्यवहार बदल गया। इससे जुम्मन के स्वभाव के बारे में क्या पता चलता है? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, इससे जुम्मन के स्वार्थी होने का पता चलता है। जुम्मन का स्वभाव जब तक जायदाद की रजिस्ट्री नहीं हुई थी तब तक तो अच्छा था, लेकिन जब रजिस्ट्री हो गई तब जुम्मन का व्यवहार अपनी मौसी के प्रति बदल गया। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मैं अलग पका खा लूँगी। खाला ने ऐसा क्यों कहा? खाला ने ऐसा क्यों कहा था? इस प्रश्न के उत्तर में आपको क्या लिखना है? उत्तर में आप लिखेंगे, जुम्मन और उसकी पत्नी के बुरे व्यवहार के कारण खाला ने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि जब जायदाद की रजिस्ट्री हो गई थी तो जुम्मन और उसकी पत्नी दोनों का, उसकी पत्नी और दोनों का बूढ़ी खाला के प्रति व्यवहार बदल गया था। वे उसके साथ बुरा व्यवहार करने लगे थे। तो आप लिख देंगे कि जुम्मन और उसकी पत्नी के बुरे व्यवहार के कारण खाला ने ऐसा कहा था। आगे देखते हैं। तीसरा प्रश्न है इसमें, जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना क्यों कबूल किया था? तो जुम्मन ने खाला को रोटी कपड़ा देना कबूल क्यों किया था? इस प्रश्न के उत्तर में आप लिखेंगे, जुम्मन ने बूढ़ी खाला को जायदाद के बदले में रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में क्यों आ गए? इस प्रश्न के उत्तर में आपको लिखना है, क्योंकि अलगू चौधरी ने फैसला बूढ़ी खाला के पक्ष में सुनाया था। जुम्मन सोच रहा था कि अलगू चौधरी तो मेरा मित्र है और वह फैसला मेरे पक्ष में ही सुनाएगा, लेकिन अलगू चौधरी ने जुम्मन शेख के पक्ष में फैसला ना सुनाकर बूढ़ी खाला के पक्ष में सुनाया था, इसलिए जुम्मन सन्नाटे में आ गया था। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में कौन सा भाव पैदा हुआ? जब जुम्मन ने सरपंच का आसन ग्रहण किया तो उसके अंदर अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उत्तर में आप लिखेंगे, सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। ये आप लिख देंगे। अब हम आगे देखते हैं इसमें दूसरे प्रश्न को। प्रश्न 2 है हमारा, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। जुम्मन का मित्र होते हुए भी पंचायत में अलगू ने उनके खिलाफ फैसला दिया क्योंकि यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं। जो इनमें से सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। पहला विकल्प है, अलगू सच्चा मित्र नहीं था। दूसरा, जुम्मन के घमंडी स्वभाव से अलगू नाराज था। सरपंच का आसन ग्रहण करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर न्याय करता है। यही बात बिल्कुल सही है, तो इसके आगे आप सही का निशान लगाएंगे। इसी तरह से एक और यहाँ पर प्रश्न है इसमें, जुम्मन शेख ने समझू साहू के विरुद्ध फैसला दिया कि बैल का पूरा दाम अलगू चौधरी को दे क्योंकि। इसके लिए भी 3 विकल्प हैं। जो सही है उसके सामने सही का निशान लगाना है। जुम्मन शेख ने सरपंच बनकर समझू साहू से बदला लिया। जुम्मन शेख ने अपने मित्र अलगू चौधरी का पक्ष लिया। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई कि उससे कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। तो यहाँ पर ये कथन, इसमें ये विकल्प बिल्कुल सही है।
इसका जो तीसरा कथन है ये बिल्कुल सही है, तो यही इसका उत्तर है। आप इसके आगे सही का निशान लगा देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा, कहानी से संबंधित वाक्य गलत क्रम में लिखे गए हैं, उन्हें सही क्रम में लिखिए। और उनको सही क्रम में लिख करके हमने यहाँ पर आपको दे दिया है। तो आप अपनी पाठ्य पुस्तक को भी साथ में रखिएगा और उसमें देखिए जो वाक्य दिए गए हैं वो आगे पीछे लिखे गए हैं, इन्हें हमने सही क्रम में लिख दिया है। आप यहाँ से इन्हें अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। सबसे पहला वाक्य सही आएगा। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी जायदाद थी परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। अलगू चौधरी ने किससे जिरह शुरू की? जुम्मन से जिरह शुरू की। सरपंच का आसन ग्रहण करते हुए जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। तो ये हमने सही क्रम में इन्हें लिख दिया है। आप इस तरह से इन्हें यहाँ से देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उनके सामने खाली जगह में किसने किससे कहा ये लिखना है। किसने किससे कहा है ये लिखना है। सबसे पहला कथन है, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निभाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लूँगी। ये किसने कहा था? ये बूढ़ी खाला ने जुम्मन शेख से कहा था, जुम्मन से कहा था। आप लिख देंगे बूढ़ी खाला ने जुम्मन से कहा था। रुपए क्या यहाँ फलते हैं? किसने कहा था? जुम्मन ने बूढ़ी खाला से कहा था। शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं। शेख जुम्मन हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। किसने कहा? अलगू चौधरी ने कहा था जुम्मन से। भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। ये किसने कहा था? लोगों ने समझू साहू को कहा था। लोगों ने समझू साहू को कहा था। समझू के लिए उचित है कि बैल का पूरा दाम दे, जुम्मन ने पंचायत में कहा था। किसने कहा था? जुम्मन ने कहा था, पंचायत में कहा था। पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। ये किसने कहा था? ये खाला ने जुम्मन शेख को कहा था। जब जुम्मन शेख और बूढ़ी खाला में आपस में बहस हो रही थी कि सरपंच किसे बनाया जाए, तब बूढ़ी खाला जुम्मन से कहती है, बेटा पंच न किसी के दोस्त होते हैं और न किसी के दुश्मन। तो खाला ने जुम्मन को कहा था। आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, नीचे लिखी पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर आपको कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, इनका अर्थ, इनका मतलब अपने शब्दों में आपको लिखना है। आपको क्या समझ आता है? रजिस्ट्री की मोहर लगते ही खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। इसका मतलब क्या है? जैसे ही खाला ने अपनी जायदाद जुम्मन के नाम लिख दी, उसके बाद से जुम्मन और उसकी पत्नी ने खाला का ख्याल रखना कम कर दिया। ये इसका मतलब है। कुछ दिनों तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। कुछ दिनों तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। इसका क्या मतलब है? कुछ समय तक खाला ने जुम्मन की पत्नी की कड़वी बातें सुनी और बर्दाश्त किया। ये आपको इसका अर्थ लिखना है। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? रुपए क्या यहाँ फलते हैं? इसका क्या अर्थ है? आप लिखेंगे, जुम्मन ने ढिठाई के साथ खाला को पैसे देने से साफ मना कर दिया। खाला को जुम्मन ने ढिठाई के साथ कहा, क्या पैसे यहाँ फलते हैं? मतलब खाला को उसने पैसे देने से साफ मना कर दिया। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। आप इसका मतलब लिखेंगे, अलगू चौधरी का फैसला जुम्मन सहन नहीं कर पाए। मतलब उन्हें यह बहुत बुरा लगा, यह उन्हें हर समय चुभता था। मैं इस समय न्याय के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जो भर भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। इसका क्या मतलब है? जब व्यक्ति न्याय करने के लिए बैठता है तो उसमें जिम्मेदारी का भाव आ जाता है, इसलिए वह सदैव सत्य का साथ देता है। तो ये आप इसका आशय लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे। अब हम आगे देखते हैं। इसमें
जो व्याकरण का पोर्शन है, भाषा के रंग, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है यहाँ पर। पहला प्रश्न है इसमें, मुहावरों का सही अर्थ से मिलान कर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं, उनका अर्थ से मिलान करना है और फिर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। हमने आपके लिए कर दिया है। जैसे मुहर लग जाना, इसका मतलब होता है पक्का हो जाना, कोई काम पक्का हो जाना। आप इसका वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं, रजिस्ट्री की मोहर लगते ही खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। रजिस्ट्री की मोहर लगते ही खातिरदारी पर भी मोहर लग गई। अब हम देखते हैं आगे, सिर माथे चढ़ाना मतलब खुशी से स्वीकार करना। सभी ने यह फैसला खुशी से स्वीकार कर लिया या सिर माथे चढ़ा लिया। आगे देखते हैं, सन्नाटे में आ जाना। सन्नाटे में आ जाना, इसका क्या मतलब है? चुप रह जाना। जज का फैसला सुनकर फरियादी सन्नाटे में आ गया। जज का फैसला सुनकर फरियादी सन्नाटे में आ गया। आगे देखते हैं, कलेजा धक धक करना, अधिक घबरा जाना। इसका अर्थ है अधिक घबरा जाना। वाक्य प्रयोग क्या है? जैसे ही विजेता की घोषणा होने लगी, राम का कलेजा धक धक करने लगा। जैसे ही विजेता की घोषणा होने लगी, राम का कलेजा धक धक करने लगा। दिल का मैल धुल जाना, इसका मतलब है मन साफ हो जाना। तो वाक्य प्रयोग देखिए, राम की बातें सुनकर रमेश के दिल का मैल धुल गया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तद्भव शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। तो यहाँ पर आपको इनके तत्सम रूप लिखने हैं। एक तरफ तो ये तद्भव शब्द हैं और इस तरफ ये तत्सम शब्द हैं, इनके तत्सम रूप हैं। जैसे निवाह, ये तद्भव है, इसका तत्सम हो गया है निर्वाह। इसी तरह से निठुर, ये तद्भव है, तत्सम हो जाएगा निष्ठुर। यहाँ तत्सम और इस तरफ तद्भव। जो तद्भव रूप हैं वो थोड़े से कठोर बोले जाएंगे और तत्सम थोड़े से कोमल रूप से बोले जाएंगे। आगे देखते हैं, इसमें पहर, पहर का तत्सम हो जाएगा प्रहर, घर का हो जाएगा गृह, पूरा मतलब पूर्ण और भगत का हो जाएगा भक्त। तो इस तरह से ये इनके तद्भव और तत्सम रूप हैं। तो ये हमारा वाटिका कक्षा 5 के पाठ 2 पंच परमेश्वर, इस पाठ का संपूर्ण हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।